ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी है, लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ कहानी की शुरुआत होती है गाबीमारू नाम के इस निंजा से, जिसको हायर ऑफिसर ने मौत की सजा सुनाई है। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशनर गला काटने की कोशिश करता है, उसकी स्वॉर्ड 2 हिस्सों में टूट जाती है, लेकिन गाबीमारू को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और गाबीमारू मन में सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं रहा, मुझे मेरी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है, मैंने अब तक अनगिनत लोगों को जान से मारा है, मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। गाबीमारू का जन्म इवागागोरे नाम के गांव में हुआ था। उसने सिर्फ असासिनेशन टेक्निक सीखी है। निंजा ट्रेनिंग के दौरान बहुत लोगों की जान चली जाती है, लेकिन जो इसको कंप्लीट कर लेता है वो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। सागारी नाम की इस ऑफिसर को जब ये बात पता चलती है तो वो समझ जाती है कि इवागागोरे गांव के निंजा के लिए एक तलवार को अपने शरीर से तोड़ना बहुत आसान है। अगले दिन ऑफिसर्स गाबीमारू को आग में जलाकर मारने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश भी फेल हो जाती है। जब गाबीमारू पैदा हुआ था तो गांव के चीफ ने उसके मम्मी पापा को मारकर उसे अडॉप्ट कर लिया था। निंजा बनने के बाद वो पैसों के लिए लोगों को मारता था। एक दिन उसने गांव छोड़ने की कोशिश की और एक मिशन में उसके साथियों ने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। उसका मानना है कि ये सब गांव के चीफ का प्लान था, क्योंकि किसी को भी गांव से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। अगले दिन ऑफिसर्स भैंसों का इस्तेमाल करके गाबीमारू को मारने की कोशिश करते हैं। इस मेथड से एक आदमी 2 हिस्सों में फट जाता है, लेकिन जब भैंसों को दौड़ाया जाता है तो गाबीमारू जोर लगाकर रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ये मेथड भी फेल हो जाता है। ये सब देखकर सागरी उससे पूछती है कि अगर तुम जीना नहीं चाहते तो तुम मरने से अपने आप को क्यों रोक रहे हो, आखिरकार तुम अपने गांव को क्यों छोड़ना चाहते थे। जवाब में गाबीमारू कहता है कि मैं अपने गांव में बेस्ट था, चीफ मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, लेकिन मुझे उनकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने मेरी जिंदगी उलट पुलट कर दी। वो मुझे बात बात पर चीजें समझाती थी, जैसे कि दिन में एक बार प्रार्थना करो, खाना खाने से पहले भगवान को शुक्रिया अदा करो, वगैरह वगैरह। मैं उससे तंग आकर गांव छोड़ना चाहता था और जाने से पहले चीफ ने मुझे एक आखिरी काम करने को कहा, लेकिन ये सब उनकी एक चाल थी मुझे पकड़वाने की। मुझे ये भी पता था कि अगर मैं बचकर भाग भी गया तब भी गांव के लोग मेरा पीछा करते रहेंगे। चीफ से पंगा लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मैंने हार मान ली। रात के समय एक ऑफिसर सागरी को वार्निंग देता है कि मेरी बात मानो और उस आदमी से दूर रहो। क्या तुम्हें पता है लोग उसे किस नाम से बुलाते हैं? गाबीमारू द हॉलो। उस निंजा के अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। पकड़े जाने के बाद भी उसने हमारे 20 लोगों को जान से मारा था। मैंने ये भी अफवाह सुनी है कि इसने अमर होने के लिए शिनसेनक्यो का अमृत पिया है। मेरी बात मानो और उससे दूर रहो। लेकिन सागरी को ये बात समझ नहीं आई कि एक आदमी पकड़े जाने पर 20 लोगों को क्यों मारेगा। दूसरी तरफ गाबीमारू मन में सोचता है कि ऑफिसर ने सच कहा, मैं जीने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो जिंदगी से कोई भी लगाव नहीं है, बहुत हो गया, कल मैं पक्का मारूंगा। लेकिन अगले दिन गर्म तेल में उबाले जाने पर भी गाबीमारू जिंदा बच जाता है। ये सब देखकर सागारी डिसाइड करती है कि अब वो खुद अपने हाथों से गाबीमारू को जान से मारेगी, क्योंकि सागरी ऑफिसर के साथ साथ यामादा क्लैन की एग्जीक्यूशनर भी है। यामादा क्लैन के मेंबर्स दुनिया के सबसे बेस्ट तलवारबाज हैं, जो किसी भी क्रिमिनल को एक बार में ही खत्म कर सकते हैं। सागरी के हाथ में तलवार देखकर गाबीमारू को अपना सर कटा हुआ नजर आता है, यानी कि ये लड़की बहुत खतरनाक है। गाबीमारू डर के मारे अपने जंजीरों को तोड़ देता है, लेकिन पलक झपकते ही सागरी की तलवार उसके गले के पास होती है। गाबीमारू तुरंत उसके हमले को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके गले पर एक छोटा सा कट आ जाता है। सागरी को तलवारबाजी में इतना एक्सपीरियंस है कि वो एक ही झलक में पहचान लेती है कि कौन मरने की इच्छा रखता है और कौन जीने का जुनून। और उसके हिसाब से गाबीमारू किसी भी हालत में जीना चाहता है, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और उसके पास वापस लौटना चाहता है। लेकिन गाबीमारू ये मानने से इनकार कर देता है। उसके हिसाब से वो अभी भी गाबीमारू द हॉलो है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां गाबीमारू की वाइफ उसे गले लगाकर कहती है कि तुम बहुत अच्छे और दिल के साफ इंसान हो, तुमने मुझ जैसी बदसूरत लड़की को अपनाया है। मैं एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मेरी ये बात सुनकर पापा ने गर्म रॉड से मेरे चेहरे को जला दिया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे साथ तुम हो। लेकिन गाबीमारू ये सब भूलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू असल में अपनी वाइफ के साथ शांति से जीना चाहता था, लेकिन जब ये बात उसने गांव के चीफ को बताई तो उन्होंने गाबीमारू को ऑफिसर्स के हवाले करके उसकी वाइफ को कैद कर लिया, ताकि उन दोनों का सपना कभी पूरा ना हो। और तभी सागारी गाबीमारू को एग्जीक्यूशन से बचने का एक
मौका देती है, लेकिन इसके लिए उसे गवर्नमेंट का एक काम करना होगा। अगर गाबीमारू ने पूरा कर दिया तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और साथ ही साथ उसे शोगन की प्रोटेक्शन भी मिलेगी, जिससे कोई भी उसे और उसकी वाइफ को तंग नहीं करेगा। और उसका मिशन है शिनसेंक्यो जाकर एलिक्सर ऑफ लाइफ को लाना, एक ऐसी जगह जिसे लोग जन्नत भी कहते हैं। इससे पहले भी बहुत से लोगों को वहाँ पर भेजा था, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। अगर कोई चीज लौटी है तो वो थी उनकी लाश, जिसमें से बहुत सारे फूल उगे हुए थे। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये बात पता चली तो उन्हें यकीन हो गया कि एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में है, और उसे हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि क्रिमिनल्स के ग्रुप को उस आइलैंड में भेजा जाएगा और जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ के साथ वापस लौटेगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। गाबीमारू की वाइफ इवागाकुरे गांव में उसकी लौटने का इंतजार कर रही है। अगर गाबीमारू को अपना सपना पूरा करना है तो उसे इस मिशन को एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन वो गैंडा ऑफिसर गाबीमारू को जान से मारना चाहता है और उसे छोड़ने से मना कर देता है। गाबीमारू गवर्नमेंट के मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और इन नमूनों से छुटकारा पाने के लिए एसाइटिक ब्लेज नाम की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हमें सागरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक दिन सागरी के पापा, जो कि एक एग्जीक्यूशनर होते हैं, उनको एक स्टोरी टेलर को कहानी सुनाते समय जान से मारने को कहा जाता है। सागरी के पापा उस इंसान का गला इतनी आसानी से काट देते हैं कि स्टोरी टेलर को पता भी नहीं चलता कि उसका गला कट चुका है और वो अपनी कहानी पूरी सुनाकर मरता है। सागरी भी ये सब देख रही होती है और वो सोचती है कि वो भी अपने पापा की तरह एक स्किल्ड एग्जीक्यूशनर बनेगी। कुछ सालों बाद जब सागरी बड़े होकर एक एग्जीक्यूशनर बन जाती है तो उसे एक क्रिमिनल को मारने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन उसका गला काटने के बाद सागरी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी और तभी उसे क्रिमिनल की लाश अपने शरीर से लिपटी हुई नजर आती है। पास बैठे ऑफिसर्स को सागरी का काम बहुत पसंद आता है, लेकिन आइजन नाम का एग्जीक्यूशनर उसे कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी में डर और संदेह साफ नजर आ रहा था, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो इन्हें दर्दनाक मौत दोगी। लेकिन सागरी गला काटने से पहले हर बार घबरा जाती है, जिसके बाद आइजन उसे अपनी तलवार देखने को कहता है। सागरी को अपनी तलवार में अपराधियों की रूह नजर आती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सागरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इस डर को कैसे दूर करे, अपने पापा की तरह एक महान एग्जीक्यूशनर कैसे बने। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं, जहां विलेज का शोगन, उसके सामुराई, सारे एग्जीक्यूशनर्स और क्रिमिनल्स एक साथ दिखाए जाते हैं। सागरी भी वहां खड़े होकर एक किताब पढ़ रही थी जिसमें लिखा है कि इन क्रिमिनल्स ने कौन कौन से खून किए हैं। इसके बाद शोगन का एक सामुराई क्रिमिनल्स को कहता है कि तुम लोगों में से जो भी पैराडाइज आइलैंड जाकर एलिक्सर ऑफ लाइफ शोगन को ला कर देगा, उस अपराधी की जान बख्श दी जाएगी। ये सुनकर सारे क्रिमिनल्स जो पहले चिल्ला रहे थे एकदम शांत हो जाते हैं और एक क्रिमिनल हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से लोगों को जान से मार पाऊंगा, अब आएगा मजा। इस क्रिमिनल का नाम है मातागुरु और ये मजे के लिए औरतों और बच्चों को जान से मारता है। इसके बाद यूजुरिया नाम की ये लड़की गाबीमारू को कहती है कि मैंने तुम्हारी बहुत अफवाह सुनी है, तुम वही गाबीमारू द हॉलो हो ना, लेकिन तुम दिखने में कितने छोटे और कमजोर हो, तुमने तो मुझे निराश कर दिया। सागरी गाबीमारू को देखकर सोचती है कि क्या गाबीमारू भी दूसरे क्रिमिनल्स की तरह है, और इस चीज का पता लगाने के लिए वो अपनी तलवार में गाबीमारू की रिफ्लेक्शन दिखती है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि गाबीमारू दूसरे क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक है। अगले ही सीन में शोगन के समुराई क्रिमिनल को खुद के चेहरे पर से कपड़ा हटाने को कहते हैं। इसके बाद वो इन्हें एक जिंदा लाश दिखाते हैं जिसके शरीर में से फूल निकल रहे थे। समुराई कहता है कि 50 लोगों के ग्रुप में से ये इकलौता इंसान था जो पैराडाइज आइलैंड से वापस लौटा था, लेकिन अगले ही दिन इसके शरीर में से बहुत सारे पौधे उगने लगे। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उस आइलैंड में क्या हुआ था, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहाँ पर अमृत जरूर है। ये देखकर सारे क्रिमिनल्स डर जाते हैं और आइलैंड पर जाने से मना कर देते हैं। जवाब में समुराई कहता है कि चुप हो जाओ पापियों, तुम सबको मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शोगन तुम सबको पैराडाइज भेज रहे हैं, तुम्हें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जवाब में एक छोटा सा बच्चा बोलता है, तुम्हें तो खुद उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, अगर उस आइलैंड पर अमृत नहीं मिला तो क्या हमें खाली हाथ लौटने की परमिशन है? समुराई कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, हिस्सा लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। उसी समय एक क्रिमिनल खड़ा होकर कहता है कि मैं उस आइलैंड पर नहीं जाना चाहता, ऐसी दर्दनाक मौत से तो अच्छा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके मर जाऊं। ये कहकर वो क्रिमिनल वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन एक एग्जीक्यूशनर अपनी तलवार निकालकर उस क्रिमिनल का गला काट देता है। फिर समुराई क्रिमिनल्स को बोलता है कि आइलैंड पर पहुंचने के बाद हर एक अपराधी के साथ एक एग्जीक्यूशनर होगा। अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की या फिर होशियार बनने की कोशिश की तो ऑन द स्पॉट मारे जाओगे, बिना अपने एग्जीक्यूशनर के साथ तुम वापस नहीं लौट सकते। और हाँ, एक आखिरी बात, पैराडाइज आइलैंड जाने वाली बोट में इतने सारे लोगों के लिए जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी संख्या कम करनी होगी। ये सुनते ही येलो बाल वाला क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल का गला घोटकर उसे मार देता है और कहता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे को जान से मार दें, और इसी के साथ मौत का
भयानक खेल शुरू हो जाता है। क्रिमिनल्स एक दूसरे को लात घूंसों से मारने लगते हैं, पत्थर से सर फोड़ने लगते हैं और तो और सामने वाले की आंखें नोच लेते हैं। ये सब देखकर शोगन कहता है कि मैं हमेशा से ऐसी लड़ाई के मजे लेना चाहता था, आजकल ये सब देखने को कहाँ मिलता है। वैसे मुझे ये बताओ, इनमें से सबसे खतरनाक अपराधी कौन से हैं? जवाब में समुराई अपनी किताब निकालकर कहता है कि जिनके भी नाम पर रेड सील लगाई गई है उन सभी क्रिमिनल्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। सबसे पहले है आजा चोबी। ये छोटी सी उम्र में ही बेरहम लुटेरों का लीडर बन गया था। तामिया, एक ऐसा लेजेंड तलवारबाज जिसे द ब्लेड ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। अगली है युजुरिया, एक ऐसी निंजा जिसने अकेले ही किले के सभी सिपाहियों को ठिकाने लगा दिया था। रोकुरोता, एक ऐसा पहलवान जिससे न तलवार मार सकती है और ना ही कोई भाला। और आखिर में आता है सबसे बेरहम असासिन गाबिमारू द हॉलो। लेकिन हम देखते हैं कि गाबिमारू तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ आइजन सागरी से कहता है कि पैराडाइज आइलैंड इससे भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी बात मानो और घर लौट जाओ, तुम एग्जीक्यूशनर बनने के लायक नहीं हो। आखिरकार एक औरत को तलवार क्यों चलानी है? तुम्हारा काम है घर संभालना, ना कि युद्ध करना। इसके बाद सागरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। अपराधियों का गला काटना, लाश की मदद से दवाइयां बनाना या फिर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना। यामादा क्लैन में जन्म लेने वाले हर एक इंसान का सामना मरी हुई लाश से होता है, फिर चाहे तुम एक मर्द हो या फिर औरत। लेकिन पड़ोसियों के बच्चे सागरी पर पत्थर फेंक कर उसे खूनी आसाइमोन की बेटी बुलाते थे। इन सब के बावजूद भी वो अपने पापा की तरह एक महान एग्जीक्यूशनर बनना चाहती थी। इसके बाद हम लोग वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ क्रिमिनल्स भागने का प्लान बना रहे थे। जिसके बाद सागरी एक ही बार में उन तीनों का गला काट देती है, लेकिन डर और संदेह की वजह से उसके मन का बोझ भारी हो जाता है। तभी गाबिमारू शोगन को कहता है कि मार काट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? मुझे फालतू में खून खराबा पसंद नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर समुराई दूसरे क्रिमिनल्स को कहता है कि जो भी गाबिमारू को जान से मारेगा उसे पैराडाइज आइलैंड जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर एक क्रिमिनल पत्थर उठा लेता है कि अगर तुझे नहीं लड़ना तो चुपचाप हमारे हाथों मर जा। ऐसा कहकर वो उसे पत्थर से मारने की कोशिश करता है। जवाब में गाबिमारू कहता है कि मुझे फालतू का खून खराबा पसंद नहीं, लेकिन अगर खुद को बचाने के लिए मुझे तुम्हें जान से मारना पड़े तो मैं ऐसा करने से हरगिज नहीं हटूंगा। ऐसा कहकर गाबिमारू उस क्रिमिनल के गले को अपने हाथों से ही काट डालता है। गाबिमारू उन सबको इतनी दर्दनाक मौत दे रहा था कि यामादा क्लैन के एग्जीक्यूशनर, समुराई और यहाँ तक कि शोगन के भी पसीने छूट जाते हैं। गाबिमारू के बेरहम तरीके को देखकर सागरी को एक चीज समझ आ चुकी थी कि उसे लोगों को मारने की ताकत नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मारकर जो गिल्ट महसूस होता है उसे सहने की शक्ति चाहिए। मौत के तांडव के बाद सिर्फ 10 लोग ही जिंदा बच पाते हैं, जो कि यामादा क्लैन के एग्जीक्यूशनर के साथ आइलैंड पर जाएंगे। और इनके नाम है आजा चोबी, तामिया, नूरुगाई, होरुबो, गाबिमारू, आकागिनु, युजुरिया, माकिया और रोकुरुता। कुछ दिनों की जर्नी के बाद ये लोग फाइनली शिनशिनक्यो पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें गाबिमारू के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे निंजा एक साथ गांव के चीफ पर हमला कर रहे थे। वो उन पर तीर, भाले और यहाँ तक कि निंजा ब्लेड से भी हमला कर रहे थे, लेकिन अंदरूनी हिस्से बाहर आने के बावजूद भी वो एक डीमन की तरह हंस रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि गांव के चीफ कुछ साल पहले एक आइलैंड पर गए थे, जहां उन्होंने अमर बनने के लिए एक खास तरह का अमृत पिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां गाबिमारू बोट से उतरकर सागरी को बताता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में है। आइलैंड पर इतनी हरियाली और रंग बिरंगे फूल देखकर कोई भी कह सकता है कि ये जगह जन्नत है, लेकिन उस आदमी के साथ जो हुआ उसके बाद गाबिमारू और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और अपनी रस्सी खोलकर सागरी को बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सावधान रहो। जवाब में सागरी कहती है कि तुमने अपनी रस्सी क्यों खोली, चुपचाप उसे वापस पहनो। गाबिमारू कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है ये जगह कितनी खतरनाक है, हमें सिर्फ 3 दिन का खाना और ये बकवास ड्राइंग दी है। ऑफिसर्स को तो ये भी नहीं पता कि एलिक्सर ऑफ लाइफ दिखता कैसा है। सागरी उसके गले पर तलवार रखते हुए कहती है कि अपने हाथ वापस बांधो, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक एग्जीक्यूशनर हूँ, ना कि तुम्हारी दोस्त। अगर तुम अमृत नहीं ढूंढ पाए तो ये मेरी गलती नहीं होगी, चुपचाप अपने हाथ बांधो वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। गाबिमारू उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी के पास वापस लौटना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्विस्टेड कियन नाम का एक क्रिमिनल गाबिमारू पर हमला कर देता है, लेकिन गाबिमारू को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आती है और वो क्रिमिनल की तरफ उंगली करते हुए सागरी को कहता है कि ये तो चीटिंग है, उस बंदे के हाथ तो खुले हुए हैं। ये सुनकर किशोर नाम का एक एग्जीक्यूशनर कहता है कि तुम दोनों छोटे बच्चे हो क्या, आपस में बहस करने से अच्छा है कि मिलजुल कर काम करो। सागरी, तुम्हारी इसी ईमानदारी की वजह से तुम्हारी रैंक सबसे कम है। ट्विस्टेड कियन गाबिमारू को कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम काफी देर से मुझे इग्नोर कर रहे हो, बहुत हो गया, अब तुम मेरे हथियारों का स्वाद चखोगे। तुम्हारे खून से नहाकर इन हथियारों की चमक और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जवाब में गाबिमारू कहता है कि तुम थोड़े संकी हो क्या, अगर हम लड़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। कियन कहता है कि इसलिए तो मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तुम सबको मारकर मैं आराम से अमृत को ढूंढूंगा। कीशो कहता है कि तुम दोनों को जो करना है जल्दी
जल्दी करो, मुझे घर जाकर चाय भी पीनी है। कियन तेजी से गाबीमारू की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ गाबीमारू जैसे ही उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सागरी उसे हाथ बांधने को कहती है। हे भगवान, ये लड़की कितनी जिद्दी है। इतने में ही कियन उस पर हथियारों की बारिश कर देता है। देखकर तो लग रहा था कि गाबीमारू को बहुत चोटें आई होंगी, लेकिन वो तो अपना टाइम लेकर मस्त रस्सी बांधने लगता है। ये देखकर कियन को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगती है, जिसके बाद वो एक भाले से उस पर हमला करता है। लेकिन अब खेलने का समय पूरा हो चुका था, जिसके बाद गाबीमारू उसकी वो हालत करता है कि कैमरामैन वो सीन दिखा भी नहीं सकता। ट्विस्टेड कियन की हार के बाद एग्जीक्यूशनर उसका गला काटकर वापस घर जाने लगता है। गाबीमारू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते, जिसके जवाब में कीशो कहता है कि हम दोनों ना ही दुश्मन हैं और ना ही दोस्त। अपराधी के मरने के बाद मुझे बस उसका गला काटकर वापस लाना है। चलो फिर मैं चलता हूँ, घर जाकर मस्त गरम गरम चाय पीऊंगा। सागरी उससे कहती है कि इस आइलैंड पर 50 लोग लापता हुए थे, तो लौटते समय अपना ध्यान रखना। जवाब में कीशो कहता है कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, ना कि मेरी। अगर तुम्हें ये लगता है कि इसके हाथ बांधकर तुम सुरक्षित हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ कि इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा मिल गया। यहाँ पहुँचते ही मैंने बहुत सारी चीजें देख ली। कुछ लोग तो बोर्ड पर ही अपने कंपटीशन कम करने लग गए, कुछ लोग दूसरों के साथ मिलकर टीम अप करने लगे। इन क्रिमिनल्स ने आज तक सोसाइटी के एक भी रूल को फॉलो नहीं किया। इन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं। अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम जो इतने रूल्स फॉलो करती हो, उसका यहाँ पर कोई फायदा नहीं। इस मिशन का एक लौता मकसद है, वो अमृत हासिल करना। बाकी चीजें बाद में आती हैं। सामुराई और शोगन भी यही चाहते हैं कि हम इस मिशन को पूरा करें, फिर चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। वैसे भी रूल्स तब बनाए जाते हैं जब तुम्हें पता हो कि सब उसे फॉलो करेंगे, और इस आइलैंड पर ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। चलो तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, क्या कहती हो, मिलकर इसे मार डालें। लेकिन जैसे ही कीशो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, गाबीमारू ऑलरेडी उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे बस अपनी वाइफ के पास वापस लौटना है, बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। गाबीमारू के गुस्से को देखकर कीशो के पसीने छूट जाते हैं। जाने से पहले वो इन दोनों को सावधान करता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में चीजें पलटने वाली हैं। दूसरी तरफ बीच पर रोकुरोता आइजन पर हमला करके उसे जान से मार देता है और फिर उसके मांस को खाने लगता है। सफेद बाल वाला एग्जीक्यूशनर भी उस लड़की का गला काटकर वहाँ से जाने लगता है। बोर्ड पर आजाचो भी उस बुड्ढे के हाथ को फाड़कर उसके सर का भरता बना देता है। दूसरी तरफ युजुरिया भी अपने पार्टनर को धोखा देकर उसे मार डालती है। कीशो कहता है कि सभी क्रिमिनल्स के मरने के बाद शोगन मिशन पूरा करने के लिए इवागागुरे गांव के निंजा को भेजेगा। ये सुनते ही गाबीमारू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एग्जीक्यूशनर के वहाँ से जाते ही सागरी मन में कहती है कि कीशो ने सही कहा। देखा जाए तो मैं गाबीमारू के साथ काफी दिन से घूम रही हूँ, लेकिन मुझे अब तक इसकी असलियत पता नहीं चली। और तभी हम देखते हैं कि गाबीमारू अचानक से सागरी पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें गाबीमारू के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ गांव के चीफ ने उसके मम्मी पापा को मार डाला था, क्योंकि वो दोनों गाबीमारू के साथ गांव छोड़कर शांति से जीना चाहते थे। चीफ कहता है कि देखो गाबीमारू, इसे कहते हैं कमजोर होना। अपने सारे इमोशंस मिटा देना, वरना अपने करीबियों को कभी भी नहीं बचा पाओगे। तुम्हें इस गाँव का सबसे ताकतवर निंजा बनना है। इसके बाद वापस हम लोग प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। सागरी उसे कहती है कि मुझे चोट पहुंचाना रूल्स के खिलाफ है। जवाब में गाबीमारू कहता है कि तुमने शायद अपने साथी की बात नहीं सुनी। इस मिशन का असली गोल है अमृत हासिल करना। अगर मेरे गांव के निंजा यहाँ पर आ गए तो सबकी बैंड बच जाएगी। उनके आने से पहले मुझे किसी भी हालत में अमृत को ढूंढना होगा। मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम फिलहाल मेरे रास्ते का कांटा हो, इसलिए मुझे तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। सागरी समझ गई थी कि गाबीमारू बहुत ही खतरनाक इंसान है। अपने आप को बचाने के लिए उसकी जान लेनी जरूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों सागरी उसे मारना नहीं चाहती। दूसरी तरफ गाबीमारू भी यही सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं इसे मारने के लिए इतना हिचकिचा क्यों रहा हूँ। और तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ गाबीमारू की वाइफ उसे कहती है कि दूसरों को जान से ना मारने की इच्छा रखना बिल्कुल नॉर्मल है। जवाब में गाबीमारू कहता है कि ये सब बकवास है, मैं एक बेरहम निंजा हूँ, इमोशंस नाम की चीज मेरे अंदर नहीं है। उसकी वाइफ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जब मैंने तुम्हें किस किया था तो तुम शर्मा क्यों रहे थे। सुनो गाबीमारू, तुम्हें हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए। अब तुम वो पहले वाले गाबीमारू द हॉलो नहीं हो। अगर तुम सच का साथ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, भले ही हमें गांव छोड़कर अकेला क्यों ना रहना पड़े। अपनी वाइफ से मिलने के बाद गाबीमारू के अंदर भी इमोशंस आने लगे, लेकिन इसी चीज ने गाबीमारू को कमजोर भी बना दिया। मिशन के दौरान एक इंसान ने इसे धमकी दी कि मैं तेरे बीवी बच्चों को जान से मार दूंगा, जिसे सुनने के बाद गाबीमारू ने उसे ही जान से मार दिया। दूसरे मिशन में जब गाबीमारू अपने दुश्मन का पीछा कर रहा था, तो वो जान की भीख मांगते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी बच्चे मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद गाबीमारू हमला करने से हिचकिचाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ गाबीमारू वापस सागरी को मारने
से हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी उसे गांव के चीफ की बात याद आती है कि जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे तुम अपने करीबियों को बचा नहीं सकते। जिसके बाद गाबीमारू अपने इमोशंस को दूर फेंक देता है और सागरी की तलवार तोड़कर उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। गांव की चीफ की बातें गाबीमारू को पूरी तरह से हावी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके प्यार की ताकत नफरत से भी ज्यादा बड़ी थी। सागरी उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि गाबीमारू बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी परवरिश उसे ऐसा करने से रोक रही है। गाबीमारू रोते हुए कहता है कि मैं इतना कमजोर बन चुका हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाऊंगा। सागरी कहती है कि तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का सबूत है, कुछ ना महसूस करना बिल्कुल मौत के बराबर है। जीना उसे कहते हैं जब तुम अपने दिल की सुनते हो। गाबीमारू, अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो सच का सामना करो, अपने प्यार के लिए लड़ो। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि अब तुम गाबीमारू द हॉलो नहीं हो। दूसरी तरफ तामिया और उसके एग्जीक्यूशनर को इंसान की बनी हुई अजीब सी मूर्तियां नजर आती हैं और तभी एक कीड़ा उसके हाथ को काट लेता है और भाई साहब उस कीड़े का मुंह बिल्कुल एक इंसान जैसा था। ये देखते ही तामिया तुरंत तलवार से अपने हाथ को काट लेता है, जिसके बाद उसके कटे हुए हाथ से फूल उगने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस इंसान का हाल हुआ था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस आइलैंड पर अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी आंखों से हाथ निकल रहे थे और तो और झाड़ियों से अजीब तरह के सेंटीपीड्स निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ गाबीमारू और सागरी का सामना मछली के मुंह वाले मॉन्स्टर से होता है। इसके बाद हमें तामिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो एक लॉर्ड से मिलने के लिए उसके मेंशन में जाता है। इस लॉर्ड के सरनेम में ड्रैगन आता है, इसलिए उसके मेंशन के गेट पर ड्रैगन की तस्वीर बनाई थी। लेकिन बात करते समय लॉर्ड मजाक मजाक में ही कह देता है कि तामिया, भले ही तुम्हें ब्लेड ऑफ गॉड्स कहा जाता है लेकिन तुम एक असली ड्रैगन को कभी नहीं मार सकते। इस बात से गुस्सा होकर तामिया उसके गेट पर बने हुए ड्रैगन्स के 2 टुकड़े कर देता है और लॉर्ड का दुश्मन बन जाता है। लेकिन तामिया कहता है कि एक बार मेरी सजा माफ हो जाए फिर दिखाता हूँ इस लॉर्ड को मेरी असली ताकत, इस बार तो सीधा मेंशन के 2 टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर फूची कहता है कि तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं है। तामिया कहता है कि ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए, तुम्हारे पास जो औजार है वो लाश की चीर फाड़ करने के लिए है ना, बड़े अजीब शौक रखते हो। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या क्रिमिनल्स को मारकर तुम लोगों का पेट भर जाता है? जवाब में फूची कहता है कि हमारा काम सिर्फ क्रिमिनल्स को मारने का नहीं होता बल्कि हम हथियारों को टेस्ट भी करते हैं और मुर्दा लाशों की स्टडी करके उससे दवाई भी बनाते हैं। अगर तुमने फिर से हमारे क्लैन की बेइज्जती करी तो चीर कर रख दूंगा। कुछ देर चलने के बाद तामिया कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना दूसरे क्रिमिनल्स को जान से मार दें, फिर अमृत को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस आइलैंड पर क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक चीजें घूम रही हैं। दूसरी तरफ मछली के मुंह वाला मॉन्स्टर गाबीमारू पर हमला करने लगता है, लेकिन काउंटर अटैक में गाबीमारू उसका मुंह तोड़ देता है। शिनोबी के रूल नंबर 5 के हिसाब से एक निंजा को कभी भी अनजान दुश्मनों से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए गाबीमारू के मन में भागने का ख्याल आता है। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर गाबीमारू को पकड़कर यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। इतनी देर से गाबीमारू को एक खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन इस मछली के मुंह वाले मॉन्स्टर ने चुटकियों में इसकी बैंड बजा दी। गाबीमारू सागरी को कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन भाई साहब, तभी अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, यानी कि सिर्फ अब एक ही रास्ता है, मारो या मरो। गाबीमारू असाइटिक ब्लेज का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर को मारने लगता है। दूसरी तरफ सागरी ये सब देखकर मन में कहती है कि कुछ पलों में सब कुछ उलट पुलट हो गया, ये जगह आखिर है क्या? सागरी अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खो गई थी कि कुछ सेंटीपीड्स उसके पैरों को पकड़ लेते हैं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर सागरी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन गाबीमारू सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि यूजुरिया और 2 नए एग्जीक्यूशनर वहां पर पहुंचकर बाकी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देते हैं। गाबीमारू ये सब देखकर कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है, पता है ना हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जवाब में यूजुरिया कहती है कि ऐसा मत कहो हैंडसम, मुझ जैसी नाजुक कली को तुम जैसे हीरो की जरूरत है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। लेकिन गाबीमारू उसका हाथ मरोड़कर कहता है कि तेरी ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी चुड़ैल, क्योंकि मैं भी एक निंजा हूँ। सागरी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ 2 एग्जीक्यूशनर क्या कर रहे हैं? जवाब में गांजी नाम का एग्जीक्यूशनर कहता है कि मैं मोरोमाकिया के साथ था, लेकिन इस लड़की ने उसे धोखा देकर मार डाला। मैंने डिसाइड किया कि इस लड़की को संभालना एक एग्जीक्यूशनर के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं भी इस पर नजर रखूंगा। यूजुरिया कहती है कि यहाँ पहुँचते टाइम हमारा सामना बहुत सारे मॉन्स्टर से हुआ, ये जगह बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द उस अमृत को ढूंढकर इस आइलैंड से निकलना होगा। क्या कहते हो गाबीमारू? लेकिन गाबीमारू वापस उसका हाथ मरोड़कर कहता है मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं। यूजुरिया उसे दबोचकर कहती है कि भरोसा करने के लिए हम छोटे बच्चे नहीं हैं, अमृत ढूंढने के बाद भी हम दोनों में से कोई एक ही आजाद हो पाएगा, तो क्यों ना तब तक हम एक दूसरे का इस्तेमाल करें। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कहीं डर तो नहीं गए? गाबीमारू द हॉलो। गाबीमारू उसके चंगुल से छूट जाता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ काम
करके मेरा क्या फायदा। यूजुरिया कहती है कि तुम हमें अपनी ताकत दो और हम तुम्हें जानकारी देंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि इस आइलैंड पर मॉन्स्टर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन असल में उनसे भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ के कीड़े, जिनका चेहरा बिल्कुल एक इंसान की तरह है। इनके पंखों में जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है और अगर इन्होंने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी हालत बिल्कुल उस आदमी की तरह हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर सेंटीपीड्स की बात करें तो तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मरी हुई लाशों को खाते हैं। गाबीमारू पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, जिसके जवाब में यूजुरिया कहती है, मैंने माकिया को बकरा बनाकर उस पर ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए थे और काम निकलने के बाद उसे जान से मार डाला। सेंटा नाम का एग्जीक्यूशनर कहता है कि इस आइलैंड पर हमें 2 स्टैचू दिखे और मॉन्स्टर्स के गले में जो ताबीज थी वो काफी हद तक बुद्धिस्ट और टार्ड कल्चर से मेल खाते हैं। और तो और इन मॉन्स्टर्स की बनावट और अंदरूनी हिस्से भी बिल्कुल एक इंसान की तरह हैं। यूजुरिया कहती है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं तुम सबके साथ शेयर करूंगी। गाबीमारू पूछता है कि तुम जीने के लिए इतनी बेताब क्यों हो। यूजुरिया कहती है कि जीने के लिए कोई वजह थोड़ी ना चाहिए, मैं अभी भी खूबसूरत और जवान हूँ, मुझे तो अभी पूरी दुनिया देखनी है। लेकिन शायद तुम समुराई ये सब बात नहीं समझ पाओगे, जो एक मतलबी शोगन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। गाबीमारू यूजुरिया से एक आखिरी सवाल पूछता है, तुमने असलियत में मोरो माकिया के साथ क्या किया। जिसके जवाब में यूजुरिया घूरते हुए कहती है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हें दूसरों की जान के बारे में इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, वरना फालतू की मौत मरोगे। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो सागरी को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और कुछ देर बाद वो जमीन पे गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आजाचोबी और तोमा के एग्जीक्यूशनर पर, जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। आजाचोबी की ताकत देखकर तोमा खुश होने लगता है, क्योंकि असल में ये दोनों सगे भाई हैं। आजाचोबी की सबसे बड़ी ताकत थी कठिन चुनौतियों में अपने आप को ढालना। बचपन में मम्मी पापा के गुजरने के बाद भी आजाचोबी कभी रोया नहीं। लुटेरों से सामना करने के बावजूद भी इसने उन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया और उनका लीडर बन गया। शिनोबी के सामुराई से पकड़े जाने के बावजूद भी इसने सिचुएशन को भाप लिया और तोमा को अकेले भागने को कहा ताकि वो बाद में आकर इसे बचा सके। तोमा यामादा क्लैन के अंदर घुसकर 1 महीने में ही उनका ऑफिशियल मेंबर बन गया, जिसके बाद उसने अपने भाई आजाचोबी को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। इसके बाद हम लोग वापस लड़ाई पर आते हैं। मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही थी, इसलिए आजाचोबी अपने भाई तोमा को भागने को कहता है, पर तभी एक मॉन्स्टर तोमा के बाल पकड़ लेता है। आजाचोबी अपने भाई की तरफ देखता है और फिर बिना उसकी मदद किए वहाँ से भाग जाता है। तोमा मन में सोचता है कि मेरे भाई ने मुझे अकेला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं उसकी तरह मुश्किल हालात में अपने आप को नहीं ढाल सकता। मेरे जैसे लोग इस धरती पर सिर्फ एक बोझ हैं। लेकिन तभी आजाचोबी मॉन्स्टर्स को उन्हीं के हथियारों से मारने लगता है। यानी कि आजाचोबी ने अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि वो एक हथियार ढूंढने गया था। एक मॉन्स्टर आजाचोबी पर हमला कर देता है और कहता है कि खून करना पाप है, और बाकी मॉन्स्टर्स भी उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और तोमा कहता है कि भाई ये मॉन्स्टर्स तो बोल सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आइलैंड जन्नत नहीं बल्कि नर्क है जहाँ हमें अपने पापों की सजा मिल रही है। लेकिन तभी आजाचोबी गुस्से में आकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और कहता है कि मैं इन सब बकवास से तंग आ चुका हूँ, मैं खुद का राजा हूँ, मैं खुद ही भगवान हूँ, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। इसके बाद हमें उनके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये लोग असल में एक समुराई क्लैन से थे, लेकिन इनके लॉर्ड ने एक अपराध किया था जिसकी सजा इनके क्लैन को भी भुगतनी पड़ी और इनके पापा को मौत की सजा सुनाई गई। अनाथ होने के बाद ये दोनों चोरों की जिंदगी जी रहे थे। तोमा को रोते हुए देखकर आजाचोबी कहता है कि लड़कियों की तरह रोना बंद करो, अगर दूसरों को अपनी कमजोरी दिखाओगे तो मारे जाओगे। तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है, अगर तुम भटक भी गए तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ आजाचोबी कहता है कि अगर इस आइलैंड पर मॉन्स्टर हैं तो अमृत भी जरूर होगा। मैंने सोच लिया है, हम दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल्स को जान से मार देंगे, फिर हमें अमृत ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों वो अमृत खुद पी लेंगे, फिर तो यहाँ तक कि यमराज भी हमें नहीं सिखा सकता कि जीना कैसे है। इसके बाद हम वापस सागरी के पास आते हैं, जिसे अब होश आ चुका था। जब वो उस गुफा से बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ पर गाबीमारू सभी के लिए खाना बना रहा था, मगर यहाँ पर उन्हें इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उनके पास इतना खाना नहीं है कि वो नॉर्मली उस खाने के दम पर यहाँ जितने भी दिन रुकने वाले हैं इतने दिन गुजार सके। उन्हें सिर्फ 3 दिन का खाना दिया गया था, जबकि एलेक्सर को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पर गाबीमारू को पता चलता है कि जो लोगों के बॉडी पर चीजें उग रही है उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, मगर अब वो
लोग उन्हें तो नहीं खा सकते थे। ये लोग कहते हैं कि हमने जिन मॉन्स्टर्स को मारा है उनकी हाफ बॉडी एक एनिमल की थी, तो वो भी हमारे काम आ सकती है। अभी रात का टाइम था और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एग्जीक्यूशनर यहाँ पर सागरी से बात करने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि उसे इस आइलैंड से वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है और एक लड़की को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सागरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि सागरी तो स्ट्रॉन्ग है। मगर उसका सिर्फ ये मतलब नहीं था कि सागरी कुछ नहीं कर सकती, उसे यहाँ से जाकर क्लैन को संभालना चाहिए और घर का काम करना चाहिए। और तभी वहाँ पर एक और एग्जीक्यूशनर आता है, जिसके बाद ये पहला एग्जीक्यूशनर वहाँ से चला गया था और वो दूसरा एग्जीक्यूशनर वहाँ आकर सागरी को समझाता है कि गाबीमारू के लिए तुम्हारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और सेम गाबीमारू भी वैसा ही है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने कि वो अपना कंट्रोल खो दे तो फिर तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अब यहाँ पर सीन एक बार फिर से चेंज होता है और हम आ चुके थे वही उस समुद्र में जहाँ पर एक नाव अभी भी उस आइलैंड से होते हुए गुजर रही थी। असल में ये भी एक क्रिमिनल और एग्जीक्यूशनर की थी। यहाँ इस नाव में टेन और नूरुगाई नाम के एक एग्जीक्यूशनर और क्रिमिनल बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि अपनी जिंदगी बचानी थी, लेकिन तभी उनके ऊपर किसी तरह का एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर देता है। यहाँ पर टेन जो एक एग्जीक्यूशनर होता है वो खुद भी यहाँ पर लड़ता है। वो खुद को और नूरुगाई को बचाने के लिए लड़ रहा था और फाइनली वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन उसकी हालात बहुत खराब हो चुकी थी और ना चाहते हुए भी उन्हें उस आइलैंड पर आना पड़ा और अब वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे, इसलिए उनकी लास्ट होप थी वो एलिक्सर ऑफ लाइफ। वैसे यहाँ पर टेन को पता चलता है कि जो नूरुगाई है वो असल में एक लड़की है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गाबीमारू और सागरी पे, जो वहाँ बैठकर बात कर रहे थे। वैसे बाद में हम अगले सीन में देखते हैं कि वो जो मास्टर थे जिन्होंने कहा था कि सागरी को वापस लौट जाना चाहिए, वो यहाँ पर अभी सागरी से बात कर रहे थे। इस दौरान उन पर कोई हमला कर देता है, उन्हें बहुत खतरनाक चोट लग जाती है। ये अटैक जिसने भी किया था वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था और लोग इसे जाइंट कहकर बुलाते थे। इसने पहले ही अपने एग्जीक्यूशनर को मार दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग था, उसकी बॉडी बचपन में ही जाइंट की तरह बड़ी हो गई थी। अब यहाँ पर वो जाइंट सागरी पर भी हमला करने वाला था, लेकिन इसी दौरान गाबीमारू वहाँ पर आ जाता है और उसे लात मारते हुए बहुत दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सागरी उस सीनियर एग्जीक्यूशनर की चोट पर कपड़ा बांध रही थी, लेकिन उसे इतनी चोट लग गई थी कि उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा था और वो जानता था कि वो बच नहीं सकता। इसलिए वो अपनी तलवार सागरी को देते हुए कहता है कि तुम इसे रखो और तुम्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि वापस लौट जाओ, लेकिन मैंने बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए कहा था। इस तरफ हम देखते हैं कि गाबीमारू उस जाइंट पर फिर से अटैक कर रहा था, तो वो देखता है कि उसके अटैक्स तो काम कर रहे हैं और वो जाइंट दूर भी फेंक रहा था, लेकिन जाइंट की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी भी बिल्कुल गाबीमारू की बॉडी की तरह बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुकी थी। और यहाँ पर अब उस जाइंट की बारी थी अटैक करने की। वो जैसे ही गाबीमारू पर अटैक करता है तो गाबीमारू बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, उसके पूरे फेस से ब्लड निकल रहा था, जिसे देखकर सागरी बहुत ज्यादा शॉक में थी। मगर गाबीमारू कहता है कि अभी तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई और वो एक बार फिर से खड़ा होता है और सागरी भी उसकी मदद करने लगती है। सागरी के पास अभी भी वो तलवार थी जो कि उस सीनियर एग्जीक्यूशनर ने दी थी। वो यहाँ पर तलवार चलाती है तो उस जाइंट की एक उंगली कट जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पर अभी उस तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। मगर जब वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो सागरी गाबीमारू के सामने आ जाती है। उसके जो भी इमोशंस थे और जो डाउट था वो उसके सामने नहीं आ रहे थे। इस वजह से उसकी तलवार फाइनली उसी तरह से स्ट्राइक करती है जिस तरह से वो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन उसके इतना ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। मगर अब गाबीमारू खड़ा होता है और कहता है कि अब हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। वो अपनी निंजा पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी निंजा एनर्जी को रिलीज करता है। वैसे ये एनर्जी अभी भी उस जाइंट को कोई फर्क नहीं पहुंचा पा रही थी, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही थी, लेकिन इस एनर्जी की वजह से आसपास के पेड़ों में आग लगनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं हो रहा था और अब जाइंट को आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो गलती से वहाँ नीचे गिर गया था। और इसी मौके की तलाश में गाबीमारू तुरंत उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। साथ ही सागरी भी तुरंत आगे बढ़कर जाइंट पर अटैक कर देती है, जिस वजह से जाइंट यहाँ पर मारा जाता है और अब उन्होंने फाइनली उसे हरा दिया था। अब उस जंगल की आग बढ़ रही थी, इस वजह से वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सागरी उस मास्टर को देखती है, ये वही था जिसने उससे वो तलवार दी थी और अब वो जिंदा नहीं था। अब वहाँ जंगल से बाहर निकलते वक्त वहाँ बाहर की साइड उन्हें यूजुरिया और उसके एग्जीक्यूशनर मिलते हैं। यहाँ पर यूजुरिया कहती है कि हमें ये आइलैंड जितना ज्यादा सिंपल लगता है ये इतना ज्यादा सिंपल है नहीं। यहाँ पर एक क्रिमिनल और एक एग्जीक्यूशनर उस आइलैंड पर दूसरी साइड से अंदर की तरफ बढ़ रहे थे और इन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार भी दिया था, जिस वजह से वो आइलैंड के बहुत अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद इन्हें यहाँ पर दो लड़कियां मिलती हैं और वो दोनों
दोनों ह्यूमंस जैसी नहीं लग रही थी। वो कहती है कि सच में कमाल है, अभी तक यहाँ आइलैंड पर कोई नहीं आया है, तुम पहले वो 2 पर्सन हो जो यहाँ तक जिंदा आ पाए। इसके बाद वो इन दोनों को ऑफर देते हैं कि वो उनकी टीम को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो दोनों में से एक कहने लगती है ये लोग ह्यूमंस हैं, हम इन्हें हमारी टीम में नहीं रख सकते। और अचानक से फिर उनमें से एक अपना रूप बदल लेती है और अब एक लड़का बन चुकी थी और अचानक से इन पर हमला करने लगी थी। लेकिन अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गाबीमारू पर आता है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी गाबीमारू किसी एक अजीब सी लड़की को देखता है। वो छोटी बच्ची थी और उसने एक हुड पहन रखी थी जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और अचानक से वो वहाँ से भागने लगती है। गाबीमारू को लगता है कि इससे कुछ न कुछ इस आइलैंड के बारे में पता चल सकता है, इस वजह से वो उसके पीछे भागता है। कुछ दूर आने के बाद अचानक से उसके सामने एक ट्री मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा था। मगर गाबीमारू यहाँ पर यूजुरिया और उसके एग्जीक्यूशनर को आगे करते हुए उस ट्री मॉन्स्टर को उनसे लड़ने के लिए छोड़ देता है और खुद सागरी के साथ उस छोटी बच्ची की तरफ भागता है। कुछ देर बाद वो छोटी बच्ची को पकड़ने वाला ही था, तब वो देखता है कि उस छोटी बच्ची के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और साथ ही जब वो रोने लगती है तो अचानक से वहाँ आसपास की सभी ट्रीज की वाइन्स आकर गाबीमारू पर अटैक करने लगती है। वैसे गाबीमारू उसे पकड़े हुए था, लेकिन सागरी ये देखते हुए उसे मना करती है और कहती है कि उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर सागरी आगे आते हुए उस छोटी बच्ची से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करती है, बिल्कुल एक मदर की तरह। जिसके बाद वो छोटी बच्ची बिल्कुल चुप हो जाती है। वैसे वो यहाँ पर सो चुकी थी। हम देखते हैं कि अब यूजुरिया और उसके एग्जीक्यूशनर वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि वो ऑलरेडी उस ट्री मॉन्स्टर को हरा चुके हैं। मगर अचानक से वो ट्री मॉन्स्टर बात करने लगता है और वो कहता है कि बस वो लोग उस छोटी सी बच्ची को छोड़ दें, इसके बदले में उन्हें खाने के लिए जितना मर्जी उतना सामान दे सकता है और साथ ही साथ उस एलिक्सर ऑफ लाइफ की इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। ये सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर यहाँ पर यूजुरिया को उसकी बात पर यकीन नहीं था। वो थोड़ा सोचकर कहती है कि हमारे पास खाने के लिए पहले ही बहुत सारी चीजें हैं और हम तुम पर यकीन कैसे कर लें। लेकिन अब ट्री मॉन्स्टर कहने लगता है कि यहाँ पास में ही एक हॉर्स ब्रेक है, आप वहाँ जाकर आराम कर सकते हो। अब ना जाने क्यों, लेकिन यूजुरिया तुरंत उसकी बात पर एग्री हो जाती है और आगे आगे भागकर उस जगह पर जाने लगती है। उस जगह पर पहुंचने के बाद हम एक विलेज को देखते हैं। ये विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड लग रहा था। वो ट्री मॉन्स्टर बताता है कि इस विलेज को हजारों साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उनके लिए खाना लाता है। यूजुरिया और सागरी इस वक्त वहाँ पर हॉर्स ब्रेक में बात ले रहे थे। यहाँ वो ट्री मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ असलियत में एग्जिस्ट करता है और वो बिल्कुल सही आइलैंड पर आए हैं, लेकिन वो यहाँ पर उन्हें मिलेगा नहीं। वो उन्हें डिटेल में सारी चीजें समझा रहा था कि ये आइलैंड पूरा 3 रीजन में डिवाइडेड है और वो नाम भी बताता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ किस रीजन में उन्हें मिल सकता है और वो किस आइलैंड पर है, क्योंकि आइलैंड अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए थे। यहाँ बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, इसलिए हम इसे आगे कहानी के साथ धीरे धीरे समझेंगे। वैसे इसके बाद सीन एक बार फिर से चेंज होता है और हम फिर से उन्हीं दोनों के पास आ जाते हैं जिन्हें वो अजीब से 2 लोग मिले थे जो कि लड़के में कन्वर्ट होकर उस पर हमला कर रहे थे। यहाँ फाइट चल रही थी और वो जो लड़की थी जो कि एक लड़के में कन्वर्ट हुई थी, वो बार बार मरने के बाद जिंदा हो जा रही थी, जिस वजह से ये दोनों उसे हरा नहीं पा रहे थे। लास्ट में उसकी जीत होती है और वो इन दोनों को एक बड़े से गड्ढे में फेंक देते हैं। यहाँ उनकी बॉडी में से फ्लावर्स निकलने ही वाले थे, लेकिन उनकी जान बच चुकी थी। दूसरी तरफ यहाँ अभी भी वो ट्री मॉन्स्टर गाबीमारू और बाकी सबको उस एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बाकी डिटेल्स बता रहा था और वो ये भी बताता है कि उसका नाम डोरो है और वो छोटी बच्ची का नाम मे है। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर टेंजो और नूरुगाई, जो कि असल में एक लड़की है लेकिन वो लड़के जैसी लगती है, तो वो दोनों इस वक्त उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने वाले थे। असल में वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। वो बस ये डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से पीछे की तरफ कुछ महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन ना जाने वो कहाँ से आया था, क्योंकि आइलैंड की तरफ तो अभी वो देख ही रहे थे और वहाँ से कोई आ नहीं रहा था और पीछे तो समुद्र था और इसलिए उन्हें ये चीज समझ नहीं आती कि वो लड़का कहाँ से आया। वैसे अभी हमें कुछ टाइम पहले टेंजो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे, यहाँ तक कि वो उसे पालना भी नहीं चाहते थे। वो बस चाहते थे कि टेंजो या तो मर जाए या फिर उसे कोई ले जाए। उसका बचपन इसी तरह से गुजर रहा था। उसे खाने के लिए कभी पूरा सामान नहीं मिला और इसी वजह से जब उसे भूख लगती थी तो उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि एक बात थी कि वो हमेशा चोरी नहीं करता था। जब उसे भूख लगती थी और भूख सहन नहीं होती थी तभी वो चोरी करने जाता था। एक दिन उसकी कुछ बुरे लोगों से मुलाकात होती है। टेंजो को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो उन्हें सबक सिखाता है और उन्हें पीटने लगता है। वो तीनों को देखकर लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टेंजो ने उन तीनों को ही हरा दिया। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जो कि टेंजो के सामने तलवार कर देता है। इसके बाद वापस से हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ की वो लड़का इस वक्त इनकी तरफ देख रहा था। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। ये पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। लड़का कुछ सही से जवाब नहीं दे रहा था।
अब हम देखते हैं कि उसका चेहरा बदल रहा था और ये भी उनमें से एक था जो कि वहाँ उन दोनों क्रिमिनल और एग्जीक्यूशनर को मिले थे। ये भी अपना रूप बदल सकता है और इसकी भी बॉडी उन्हीं की तरह थी। ये कहता है कि हम तुम लोगों को हमारे आइलैंड पर आने नहीं देंगे क्योंकि हम कोई प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहते। इसके बाद वो सीधा ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टेंजो उसके अटैक के लिए तैयार नहीं था। इसकी वजह से वो वहाँ से दूर फिर सीधा एक पेड़ से टकराता है। टेंजो और नुरुगाई दोनों ही समझ चुके थे कि ये जो भी है इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, इस वजह से इन्हें उसके अटैक से बचकर रहना होगा। अभी वो लड़का नुरुगाई पर अटैक कर रहा था लेकिन नुरुगाई बहुत ही स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर वो लड़का फिर से आगे बढ़ता है। मगर तभी अचानक से टेंजो पूरी स्पीड के साथ आगे आते हुए उस लड़के की दोनों आंखों पर तलवार चला देता है। अब उसे कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन अचानक से उसकी आंखें फिर से रीजनरेट होने लगती हैं और यही सेम चीज वहाँ उन दोनों लड़कों के साथ भी हो रही थी। अब टेंजो और नुरुगाई सतर्क हो चुके थे पर उन्हें पता नहीं था कि इससे लड़ना कैसे है। इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि बस उन्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर टेंजो नुरुगाई से कहता है कि तुम कुछ मत करना, बस सीधा आइलैंड की तरफ भागना। और अब टेंजो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस लड़के पर अटैक करके और उसके बॉडी पार्ट्स को कट कर देता है। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। बॉडी पार्ट्स फिर से रीजनरेट होने लगते हैं और वो लड़का फिर से इनके पीछे आने लगा था। टेंजो बार बार यही चीज कर रहा था लेकिन उस लड़के की स्पीड भी इतनी तेज थी कि वो इनकी बराबरी से भाग रहा था। तभी अचानक से एक वेपन वहाँ पर आता है जो कि उस लड़के की गर्दन को कट कर देता है। वो फिर से रिकवर हो जाएगा लेकिन हम देखते हैं कि ये अटैक असल में टेंजो के मास्टर सैन ने किया था। वैसे वो ब्लाइंड है लेकिन फिर भी उनका निशाना कभी भी नहीं चूकता। अब हम देखते हैं कि वो वहाँ से बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहे थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मास्टर सैन भी इस वक्त बहुत ही तेजी से भाग रहे थे। नुरुगाई ये देखकर शॉक थी। वो इस बारे में टेंजो से पूछती है तो टेंजो बताता है कि असल में उसके जो मास्टर हैं वो देख नहीं सकते लेकिन चीजों को महसूस कर सकते हैं और साथ ही वो स्मेल के थ्रू भी चीजों का पता लगा सकते हैं। इस वजह से उन्हें बिना कुछ दिखाई दिए भी सब कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ से वो तीनों ही कुछ दूर पहुँच चुके थे जहाँ पर पहुँचने के बाद टेंजो नुरुगाई को अपने मास्टर से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर उसके मास्टर सैन कहने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम उस लड़के से फाइट कर रहे थे लेकिन मुझे तुम्हारी फाइट टेक्निक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इस वजह से फिर मैं बीच में आया। अगली बार तुम्हारी जब फाइट होगी तो तुम्हें थोड़ा देखकर फाइट करनी है। यहाँ पर नुरुगाई ये देखकर शॉक थी। वो मन में सोच रही थी कि इस तरह के खतरनाक आइलैंड जहाँ पर उन्हें ये भी नहीं पता कि वो लोग 10 मिनट से ज्यादा भी सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ पर ये लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और मास्टर सेन यहाँ पर टेंजो को सिखा रहे थे। अब यहाँ पर टेंजो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपके साथ जो क्रिमिनल था वो कहाँ पर है। इस पर मास्टर सेन कुछ डिटेल में बताते हुए कहते हैं कि उनके साथ जो लड़की थी उसने उन्हें धोखा दिया, इस वजह से उन्होंने उसे खत्म कर दिया और वो अभी इस आइलैंड से वापस जा रहे थे। लेकिन वहाँ पर उन्हें इस आइलैंड पर कई सारे अजीब मॉन्स्टर्स के होने का पता चला, जिस वजह से वो अपने साथियों को लेने के लिए यहाँ पर वापस लौट कर आए हैं। अब जब तक वो ये सब बता रहे थे उसी वक्त वहाँ पर वही लड़का आ जाता है। मास्टर सेन यहाँ पर नुरुगाई और टेंजो को बचा लेते हैं लेकिन अब उस लड़की ने यहाँ पर मास्टर सेन की गर्दन पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट आई थी। टेंजो इस वक्त उस लड़के से फाइट कर रहा था लेकिन वो लड़का इस वक्त इतना ज्यादा फास्ट हो चुका था कि वो टेंजो के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वो बताता है कि उसने टेंजो की स्पीड को कैलकुलेट कर लिया है और अब वो उसे मार नहीं सकता और अब वो लड़का टेंजो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से टेंजो की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट आ जाती है। अब अचानक से यहाँ से हमें टेंजो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि असल में जिस आदमी ने टेंजो को वहाँ पर तलवार दिखाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर सेन थे। उन्होंने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया और उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। वो और भी कई सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते थे। यहाँ पर टेंजो पूछता है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों चुना। इस पर वो बताते हैं कि उन्हें उसके अंदर पोटेंशियल दिखा था और कुछ करने की चाहत दिखी थी और वो कहते हैं कि तुम ज्यादा मत सोचो, फ्यूचर में ये बात तुम खुद समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पर टेंजो की स्किल बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो ना ही तलवारबाजी में अच्छा था और ना ही उसे और किसी तरह के अटैक्स आते थे। यहाँ पर टेंजो कहता है कि वो ये चीज नहीं कर सकता। वैसे मास्टर सेन उसे समझाते हैं कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग करोगे तो तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन इस चीज पर टेंजो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो तो बस अपनी लाइफ को नॉर्मल गुजारना चाहता है। अब मास्टर सेन कहते हैं कि अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। ये बात टेंजो को समझ नहीं आती। अब वो वहाँ से बाहर आ जाता है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मास्टर सेन क्या कह रहे हैं। बाहर आकर वो उसी रेड हेयर वाले आदमी से मिलता है, जहाँ पर उसे वो ये सब
बातें बताता है कि मास्टर सेन ने उससे ऐसा सब कुछ कहा। अब यहाँ पर वो रेड हेयर वाला आदमी कहने लगता है कि अच्छा तो तुमसे भी ऐसा ही कहा गया है। इसके बाद अब वो टेंसो को एक ग्रेवयार्ड के पास ले आता है, जहाँ पर उसे वो एक लड़के की ग्रेव दिखाता है। वो बताता है कि यह ग्रेव मास्टर सेन के एक स्टूडेंट की है और उसे खुद मास्टर सेन ने खत्म किया था। असल में इस स्टूडेंट ने कहा था कि इसे मास्टर सेन से नहीं सीखना, जिसके बाद मास्टर सेन मान गए और उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन फिर ये लड़का पकड़ा गया, जिस वजह से मास्टर सेन को खुद ही ऑर्डर दिया गया था कि उन्हें इस लड़के को खत्म करना है। लेकिन मास्टर सेन कभी ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने तुमसे ऐसा कहा जिससे कि उनके सामने सेम कंडीशन दूसरी बार ना खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर तुम उन्हें ज्वाइन करके रखोगे तो एक दिन तुम खुद उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, और अगर तुम यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें पहले खत्म करना होगा। इसके बाद टेंसो समझ चुका था कि मास्टर सेन सिर्फ उसकी भलाई के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे थे और वो उसे इसीलिए ट्रेन करना चाहते थे। फिर वो हार्ड ट्रेनिंग करता है और हार नहीं मानता। उसने पहले से बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। इसके बाद हम करंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर टेंसो को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी, लेकिन वो देखता है कि उसके मास्टर और साथी नूरुगाई दोनों ही खतरे में थे। इस वजह से वो खड़ा होता है और उस लड़के को मारने लगता है। उसे बस और कुछ भी सूझ नहीं रहा था, उससे बस ये था कि उसे किसी भी तरह से मास्टर और नूरुगाई को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर मास्टर उसकी हेल्प करने के लिए आगे आने वाले थे, लेकिन वो उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और नूरुगाई को अपने साथ ले जाना चाहिए। मास्टर वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर टेंसो के 2-3 बार कहने पर वो बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में अब उस लड़के ने टेंसो को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पर वो भी टेंसो की ब्रेवरी की तारीफ कर रहा था। अब हम कुछ दूर आकर देखते हैं कि मास्टर सेन और नूरुगाई इस वक्त कुछ दूर आ चुके थे। यहाँ पर नूरुगाई मास्टर सेन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आपने ये गलत किया, आपको उसे बचाना चाहिए था। लेकिन मास्टर सेन कहते हैं कि उसने अपनी लाइफ दी थी जिससे कि हम लोग बच सकें, और अगर मैं वहाँ पर रुकता तो हम दोनों भी मारे जाते। मैं भी ये नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ दिनों के बाद उससे इस चीज का बदला लेकर आऊंगा। वैसे वो ऊपर से बहुत ही हार्ड दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बस वो टेंसो के पास्ट का सीन दिखाई दे रहा था। वो कभी भी उसे वहाँ पर छोड़कर यहाँ भागना नहीं चाहते थे, लेकिन टेंसो की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। अब इसके बाद यहाँ पर हम गाबीमारू और बाकी सभी के पास आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अभी उस ट्री मॉन्स्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उन लोगों के सर दुख रहे थे, इसलिए वो फैसला करते हैं कि बाकी की इंफॉर्मेशन वो कर लेंगे। यहाँ पर सभी सो रहे थे और गाबीमारू की ड्यूटी थी बाहर खड़े होकर गार्ड करने की, जिससे कि कोई मॉन्स्टर वहाँ पर अटैक ना कर दे। वैसे हम दूसरे सीन में देख रहे थे, तभी यहाँ पर उस ट्री मॉन्स्टर ने इन्हें कुछ चीजें बताई थी और उसने एक प्लेस का नाम भी बताया था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी डिटेल नहीं बताई थी। इसलिए गाबीमारू डिसाइड करता है कि वो उस जगह पर जाएगा। अब वो वहाँ के लिए निकल चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जिसकी फाइट अभी अभी टेंसो से हुई थी। यहाँ पर वो लड़का गाबीमारू को देखकर बहुत ही ज्यादा आलस के साथ कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं एक और ह्यूमन से फाइट नहीं करना चाहता। गाबीमारू उससे पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए आए हो। ये सुनकर वो लड़का शॉक था। वो तुरंत ही खड़े होकर उससे फाइट करने लगा था। गाबीमारू उस पर अटैक करता है, जिस वजह से उस लड़के का हाथ टूट जाता है और साथ ही गाबीमारू उसके फेस पर भी मारता है। उस लड़के को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच चुका था, लेकिन उसकी बॉडी बार बार रीजनरेट हो रही थी। गाबीमारू ये देखकर शॉक था। वो कहता है कि क्या तुम भी टेंशन में से एक हो। असल में ट्री मॉन्स्टर ने उसे बताया था कि यहाँ पर टेंशन नाम के कुछ ह्यूमन जैसे दिखने वाले लोग हैं और ऐसे टोटल 10 लोग हैं। वैसे वो लड़का भी उस पर अटैक करके शॉक था, क्योंकि गाबीमारू की बॉडी भी रिकवर कर रही थी। असल में गाबीमारू को ज्यादा चोट नहीं लग रही थी, लेकिन उस लड़के के अटैक्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब गाबीमारू यहाँ पर अपनी दूसरी पावर का इस्तेमाल करता है। उस पर फायर टेक्निक का यूज करते हुए उसे जलाने की वो कोशिश करता है। वैसे इस चीज से उस लड़के को चोट तो आई थी, मगर फिर तुरंत ही उसने अपने आप को रिकवर भी कर लिया था। अब उन दोनों में फिर से बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वो लड़का बार बार हील करता जा रहा था। फाइट के दौरान गाबीमारू से पूछता है कि क्या तुम सच में टेंशन हो, लेकिन वो लड़का इस चीज पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वो उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो लड़का इस चीज पर भी रिप्लाई नहीं देता। गाबीमारू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस वजह से वो अपने अटैक्स को और भी ज्यादा स्पीड के साथ करना शुरू कर देता है। अब वो लड़का पीछे की तरफ आता है और एक बार फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी कि वो लड़की की तरह बदलकर अपनी जो ट्रू एनर्जी होती है उसे रिलीज करता है और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट अटैक करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर गाबीमारू ने भी अपने अटैक्स को पूरी स्पीड से कर दिया था। गाबीमारू जानता था कि वो उसे कोई भी जवाब नहीं देगा, इस वजह से अब वो उसे मारने वाला था। यहाँ पर वो लड़का बुरी तरह से चोट खाकर नीचे गिर चुका था। गाबीमारू से पूछता है कि क्या तुम्हें एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में पता
आता है, लेकिन वो बिना कुछ जवाब दिए ही ये कहता है कि बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। इसके बाद वैसे तो वो लड़का मर चुका था, लेकिन उसकी बॉडी से अचानक से बहुत सारे फूल निकलने लगते हैं और वो एक फ्लावर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था। अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसके अटैक्स अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। वो यहाँ पर लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था और गाबीमारू के पास जो फायर पावर है वो उस फ्लावर पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। गाबीमारू के ऊपर कई सारे पावरफुल अटैक होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगा था और वो सोच रहा था कि सच में इस आइलैंड में बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और ये टेंशन बस उनमें से एक था, तो बाकी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर उसके बाद अब गाबीमारू बेहोश हो जाता है और वो एक ड्रीम में फंस चुका था, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ था। वो ड्रीम बहुत अच्छा था, लेकिन वो जानता था कि वो यहाँ इस ड्रीम में नहीं रुक सकता, वरना वो रियल लाइफ में मर जाएगा। बाहर आने के बाद जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उस फ्लावर मॉन्स्टर ने उसे पकड़ रखा है। वहीं गाबीमारू को अपने क्लैन लीडर की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि उसे हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसके बाद गाबीमारू अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करता है, अपनी बॉडी से फायर को रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन उस फ्लावर मॉन्स्टर को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर अचानक से वहाँ पर मे आ जाती है, जो कि एक बबल जैसी चीज को क्रिएट करके गाबीमारू को वहाँ से बचाकर ले जाती है। अब वो पावरफुल मॉन्स्टर वापस से अपने नॉर्मल रूप में यानी कि टेंशन वाले फॉर्म में आ चुका था, मगर वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज था कि आखिर में उसे बचा क्यों रही थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी, जहाँ पर इन सभी लोगों की नींद खुलती है, तो वो ये देखते हैं कि गाबीमारू वहाँ पर नहीं है, साथ ही मे भी वहाँ पर नहीं है। अब वैसे तो यहाँ पर सागरी को गाबीमारू की थोड़ी चिंता हो रही थी कि वो कहाँ गया, लेकिन इस चीज पर यूजुरिया कहती है कि शायद वो होराई नाम की जगह पर गया होगा। असल में होराई वही जगह है जहाँ पर सच में गाबीमारू गया था और इसी जगह के बारे में उस ट्री मॉन्स्टर ने उन्हें बताया था। वैसे अब सागरी वहाँ से जाकर गाबीमारू को डांटने वाली थी, लेकिन यूजुरिया और वो एग्जीक्यूशनर कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि गाबीमारू तो एक क्रिमिनल है, तो उसके बारे में फिक्र करके क्या मतलब। लेकिन सागरी को इसका कोई भी रीजन नहीं पता था, वो बस उसे ढूंढने जा रही थी। लेकिन फिर ये लोग भी उसके साथ जाते हैं। अब वो जंगल को पार करते हुए जा रहे थे। हम यहाँ देखते हैं कि अब भी सागरी थोड़ी चिंता में थी, क्योंकि वो लोग टेंशन से लड़ने वाले थे, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं और उन्हें उनकी पावर का भी पूरा अंदाजा नहीं है। जो ट्री मॉन्स्टर था वो बता रहा था कि उन्हें हराना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक टेंशन 7 मिथिकल रेल्फ को पहले ही मास्टर किया होता है। अब असल में हमें यहाँ पर थोड़ी बातें पता चलती हैं। ये जो ट्री मॉन्स्टर और जो टेंशन है वो पहले ह्यूमंस हुआ करते थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो बॉडी है वो चेंज होने लगी। कुछ लोग ट्री मॉन्स्टर बन गए तो कुछ टेंशन। सब लोग यही होप कर रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं वो टेंशन बन जाएं, क्योंकि चेंज तो सभी को होना था, लेकिन टेंशन बनने के बाद एक उम्मीद रहती है कि वो ह्यूमन जैसे लगते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ चुके थे उन सभी टेंशन के पास, जो कर बैठकर अभी इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि असल में वो लड़का है या लड़की, क्योंकि वो तो दोनों में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। और फालतू की बातें खत्म होती हैं और वहाँ पर एक दूसरा टेंशन आता है। वो कहता है कि अब हमें ये बातें छोड़कर यहाँ सोचना चाहिए कि इस आइलैंड पर जो भी लोग आए हैं उनका करना क्या है, क्योंकि ये बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि वो जो लड़का है जिसकी फाइट मास्टर सेन और टेंसो से हुई थी और उसने मास्टर सेन और नुरुगाई को वहाँ से जाने दिया, तो इस बात से एक दूसरा टेंशन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसीलिए वो उस पर अटैक करके उसे ब्लास्ट कर देता है। लेकिन वो फिर से रिकवर कर सकता था, पर यहाँ पर उसकी बॉडी उतनी स्पीड से रिकवर नहीं कर रही थी। वैसे यहाँ पर जो अभी अभी वो टेंशन आया था, वो जिसने अभी अटैक किया था उससे कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर पर अटैक नहीं करना चाहिए, तुमने भी एक बहुत बड़ी गलती की है। तुमने जिन लोगों को उस गड्ढे के अंदर डाला था तुमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, वो मरे नहीं थे। तुम्हें पूरा कंफर्म होना चाहिए कि उनकी डेथ हुई थी या नहीं। लेकिन उसके बाद वो और ज्यादा चिंता ना करते हुए एक लिक्विड पीता है। असल में इस लिक्विड को 10 कहा जाता है और यही वो एलेक्सर ऑफ लाइफ है जिसके लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पीते ही वो टेंशन जिसके ऊपर अभी अभी अटैक हुआ था और उसकी बॉडी उतने फास्ट तरीके से रिकवर नहीं कर रही थी, उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल होने लगती है। और इस वक्त तो देख कर ही लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गाबीमारू और मे को देखते हैं, जो दोनों बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन अब गाबीमारू को होश आता है और इस वक्त वो उस फ्लावर मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि अगर फिर से उसका उससे मुकाबला हुआ तो वो उसे किस तरह से हरा सकता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर दो और लोग आ जाते हैं। ये तामिया और उसका एग्जीक्यूशनर था। यहाँ पर वो दोनों गाबीमारू को देखकर कह रहे थे कि लगता है तुम्हें किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। और यहाँ पर जो तामिया था वो अब गाबीमारू पर हमला करने वाला था, क्योंकि वैसे भी वो अपना कंपटीशन कम करना चाहता था। अब वैसे तो गाबीमारू यहाँ पर लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन अचानक से वो बहुत ही ज्यादा हम्बल तरीके से
से उनसे कहता है कि उसे मारने की जरूरत नहीं है, वो इन लोगों के साथ टीम बनाना चाहता है। अब ये दोनों शॉक थे और इनको समझ नहीं आ रहा था। वैसे यहाँ पर जो वो एग्जीक्यूशनर था वो भी तामिया को आकर रोक देता है और गाबीमारू यहाँ पर उन्हें थोड़ी डिटेल में बताता है कि यहाँ पर कुछ अजीब तरह के लोग हैं जिन्हें टेंशन कहा जाता है। अब तामिया और जो उसका एग्जीक्यूशनर था वो अभी तक उस टेंशन से मिले नहीं थे, इस वजह से उन्हें इस बात पर भरोसा करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पर अब उनकी ऑफिशियल टीम बन जाती है तो वो बात मानते हैं और फिर यहाँ पर पूछते हैं कि गाबीमारू के पास अभी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ गाबीमारू के पास बहुत ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो कुछ चीजें उन्हें बताता है, लेकिन अब इतने में मे को होश आ चुका था। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि आखिरकार इंटेंशन को कैसे हरा सकते हैं, जिस पर वो कहती है कि और वो बताती है कि एक टाव नाम की चीज है, अब नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन वो जो भी है उसकी मदद से इन्हें हराया जा सकता है। अब इन्हें टाव की लोकेशन का तो पता नहीं था, पर इन्हें ये हो गया था कि हाँ इन्हें टाव को पहले ढूंढना होगा, उस एलेक्सर ऑफ लाइफ से भी पहले। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आ चुके थे सागरी के पास। यहाँ पर वो पूरा ग्रुप आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सच में कि गाबीमारू अभी जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के कितने पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। ये चीज वो पहले भी देख चुके थे, इसलिए कोई चांस नहीं है कि गाबीमारू सच में जिंदा होगा। मगर सागरी को पूरा भरोसा था, वो कहती है कि नहीं, गाबीमारू नहीं मर सकता और अपनी वाइफ से मिले बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर जो ट्री मॉन्स्टर था वो उन्हें एक टाव के बारे में बताता है। वो कहता है कि टाव यहाँ की बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है, यूं कह लो कि वो सबसे पावरफुल है, उन टेंशन को भी हराया जा सकता है। वैसे अब हम यहाँ मास्टर सेन और नूरुगाई को देखते हैं। नूरुगाई इस वक्त मास्टर सेन पर अटैक कर रही थी, लेकिन मास्टर सेन उसे रोक लेते हैं। असल में नूरुगाई चाहती थी कि मास्टर सेन फाइट करना सिखाए और कुछ तलवारबाजी की स्किल सिखाए, लेकिन मास्टर सेन मना कर रहे थे कि ये वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो उन्हें कुछ सिखा सके। फिर वो पूछने लगती है कि आप तो देख भी नहीं सकते, फिर आप मेरे अटैक्स को किस तरह से देख पा रहे हो। इस चीज पर मास्टर कहते हैं कि असल में उन्हें वेव्स दिखती हैं और इस चीज के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा शांत होना पड़ता है और साथ ही उनका जो गुस्सा है उन्हें उस पर भी थोड़ा काबू करना पड़ता है, तभी वो इन वेव्स को देख पाते हैं और तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं। इस पर नूरुगाई कहती है कि उससे भी तलवार चलानी सीखनी है, जिससे कि वो टेंजो का बदला ले सके, क्योंकि वो उन दोनों को ही बचाते हुए मरा था। अब मास्टर सेन कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मेरी फाइटिंग टेक्निक्स को देखकर तुम जितना सीख सको उतना सीख लो। पहले तो वो उसे तलवार पकड़ने का सही तरीका समझाते हैं और उसके बाद वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ गए थे जिन्हें वो मारते जा रहे थे और नूरुगाई ये सब देखकर उस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रही थी। फिर वो भी कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर इन टेक्निक का इस्तेमाल करती है और कुछ ही देर में लगभग उन टेक्निक को सीखने लगती है। मास्टर सेन भी ये देखकर इम्प्रेस थे, वो सोच रहे थे कि हाँ सच में इसके अंदर काबिलियत तो है। अब हम इसके बाद उन्हीं दोनों लड़कों को देखते हैं जिनको एक टेंशन ने एक गड्ढे के अंदर फेंक दिया था। अब हमें पता था कि वो वहाँ से तो निकल चुके हैं, इसलिए अब वो निकल कर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर आजाचो भी सोच रहा था कि आखिर उन लोगों को कैसे हराया जाए, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर रही थी। लेकिन फाइट करते टाइम आजाचोबी ने एक चीज नोटिस की कि उन टेंशन की बॉडी कहीं कहीं पर बहुत ही ज्यादा वीक है, जिस वजह से उन्हें हराना एक हद तक पॉसिबल है बस। लेकिन ये तब तक था कि जब तक उनकी बॉडी फिर से रिकवर ना करे, क्योंकि जहाँ पर उनकी बॉडी वीक है उससे बस फिर से रिजनरेट होने में थोड़ा सा ही टाइम लगता था, मगर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का तरीका नहीं पता। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि बहुत अजीब था और हमें पता चलता है कि असल में ये उन टेंशन का राइट हैंड है और उन्होंने ही उसे यहाँ पर भेजा था। इन सभी ह्यूमंस जो कि अभी अभी यहाँ पर आए हैं, इन पर नजर रखने के लिए वो आदमी बहुत ही अच्छे तरीके से इनसे कहता है कि आप दोनों वापस उसी गड्ढे में लौट जाओ और उन फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन ये मानते नहीं है। अब वो आदमी देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है। वो सभी मॉन्स्टर्स उसकी बात मान रहे थे और इन दोनों पर हमला कर रहे थे। ये देखते हुए वो दोनों अपना काम बांट लेते हैं। जहाँ पर आजाचोबी अभी इस आदमी से फाइट कर रहा था और तोमा उन सभी मॉन्स्टर से, मगर ये आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये आजाचोबी की गर्दन पर अटैक करता है, जिस वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। ये देखकर तोमा बहुत शॉक में था और अब आजाचोबी बच नहीं सकता था, लेकिन अचानक से उसकी गर्दन हील करने लगती है। इस बात से वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और जब वो अगला अटैक करता है तो हम देखते हैं कि आजाचोबी की बॉडी भी बिल्कुल टेंशन की तरह रिकवर कर रही थी। इस चीज का कारण तो उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आजाचोबी को इस चीज में बहुत मजा आ रहा था और अब वो सोच रहा था कि असली फाइट तो अब शुरू होगी। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद वो अपने सभी मॉन्स्टर्स से कहता है कि जाकर आजाचोबी के ऊपर हमला करें, क्योंकि तोमा को हराना तो बहुत आसान है। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सारे मॉन्स्टर्स पहले ही मारे जा चुके थे, क्योंकि तोमा ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। यहाँ पर आजाचोबी
चोबी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही उस आदमी पर भी हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। अब यहाँ पर तोमा बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारी बॉडी रिकवर कैसे कर रही है, और ये तो बिल्कुल उसी आदमी के जैसा हो रहा है जिसने हमें उस गड्ढे में फेंका था। अब यहाँ पर आजा चोबी कुछ भी कहे, इसके पहले ही सीन चेंज हो जाता है और हम वापस से गाबीमारू और उसके ग्रुप के पास आ जाते हैं। यहाँ पर फाइट चल रही थी। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते जा रहे थे, लेकिन ये भी उनसे हारते जा रहे थे। और हम देखते हैं कि जो तामिया है उसने अभी मे को अपने कंधे पर बैठा लिया था, जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर उसे चोट ना पहुंचा पाए। अब फाइट कुछ देर तो ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन फिर वहाँ पर भी एक आदमी आता है और हमें पता चलता है कि उन लोगों को दोषी कहा जाता है और वो इन मॉन्स्टर्स के लीडर होते हैं। ये बिल्कुल वही सेम आदमी जैसा था जिसकी फाइट अभी अभी वहाँ पर आजा चोबी से हुई थी, मगर ये दूसरा वाला था। उसके यहाँ पर आने के बाद रिवील होता है कि मैं असल में एक टेंशन है, लेकिन गाबीमारू यहाँ पर फिर भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि उसने गाबीमारू की हेल्प जो की थी। लगभग सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद अब ये उस आदमी से भी लड़ने वाले थे, लेकिन फिर वो आदमी वहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाईज भी आ जाती हैं, जिसके बाद तामिया बताता है कि असल में ये वही बटरफ्लाई हैं जिनकी वजह से लोग फ्लावर में कन्वर्ट हो रहे थे। यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि अभी तक कोई भी उनमें से फ्लावर नहीं बना है, लेकिन ये दोनों दोषी रिवील करते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं, इसलिए अभी इन्हें कोई नहीं हरा सकता। असल में दोषी टेंशन से नीचे आते हैं और वो ये भी बताते हैं कि मैं असल में टेंशन तो है, लेकिन वो उन लोगों के साथ नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कमजोर थी, जिस वजह से उन लोगों ने उसे मारकर बाहर भगा दिया और अब वो उसे अपनी टीम का मेंबर नहीं मानते। वो मे को खत्म भी कर सकते थे, लेकिन बस उसके पास दो चॉइस थी, या तो वो टेंशन बन सकती थी या फिर उसे दोषी की ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग बॉडी बनना होगा। मतलब उसके पास थोड़ी पावर थी तो ये लोग उसका यूज करते थे और अब इस चीज पर गाबीमारू को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसके बाद बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।